शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और अपने आगामी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जीवन में यह आपको कभी भी पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि मैंने यूपीएससी की तैयारी लग कर नहीं की। फिर उसके बाद आपको सिर्फ एक ही सॉन्ग याद आएगा, दिल ने ये कहा है दिल से, नफरत हो गई है तुझी से। ऐसा जीवन में कभी भी मौका मत देना। यूपीएससी की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उस तैयारी के दौरान आप ऐसी तैयारी करिए कि सफलता से ज्यादा असफल व्यक्ति की हमेशा तूती बोले। दोस्तों, सफल होंगे आप यदि आप सही रास्ते पर सही तरीके से आप तैयारी करें। जब हम यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे तो एक मंजू मैम थी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। जब हम एनएसएस से जुड़े थे और ये यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्वायत्त संस्था है और पूरे ऑल इंडिया में इसका एक बहुत बृहद रूप से नाम है। मंजू मैम का कहना था कि कभी भी आप परेशान हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, हु इज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हु इज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हु इज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हु इज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इसी आप जब भी परेशान हो ये नारा लगाइए और खूब अच्छे से तैयारी करिए, जरूर आप सफल होंगे। बस तैयारी जो कर रहे हैं सिलेबस ध्यान में रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, आंसर राइटिंग लगातार करिए और रिवीजन, बहुत ज्यादा रिवीजन। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई की रूपरेखा ज्यादा होती जाए, रिवीजन भी ज्यादा होता जाए। इस तरीके से चलिए। आज आप लोगों से जो क्लासेस है वो समाज शास्त्र उत्तर लेखन पर क्लासेस है। समाज शास्त्र उत्तर लेखन पर क्लासेस है। हमने कई क्लासेस इस पर ले चुके हैं पेड बैच पे। कई विद्यार्थियों ने एडमिशन लिए हैं और उनको क्लासेस दी जा रही है। आज मैं एक क्लासेस, क्योंकि मैं एक नया बैच स्टार्ट किया हूं उत्तर लेखन पे, फिर से जितना जल्दी हो सके सभी लोग एडमिशन ले ले। जो फीस निर्धारित की गई है 1199 रुपए मात्र है। कितना? 1199 रुपए। कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, लाभ बहुत ज्यादा है। कितना? 1199 रुपए मात्र इसकी फीस है समाजशास्त्र उत्तर लेखन की। और इसका लाभ दोस्तों बहुत बड़ा है। मैं आपको 2010 से 2020 तक का पूरा उत्तर लेखन आपको कराऊंगा। मैंने अपने जो फ्री क्लासेस थे 3 क्लासेस, उसमें आपको एक रूपरेखा बताई कि उत्तर लेखन के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस प्रकार आप उत्तर लेखन करिए। फिर उससे आगे जो क्लासेस हुए मैंने मॉडल उत्तर दिया कि कैसे मॉडल उत्तर होते हैं प्रिंटेड रूप से। फिर उसके बाद अब हमारी प्रक्रिया कैसी चल रही है कि हम आपको खुद आंसर राइटिंग कराएं कि आप आंसर राइटिंग स्वयं करें। मैं प्रश्न को खंड में बांटकर आपको दे रहा हूं, आप लोग उत्तर लेखन कर रहे हैं। काफी लोग उत्तर लेखन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और यह तारीफ का विषय। यहां पर जो उत्तर लेखन आपको कराया जाएगा, ये उत्तर लेखन जो करेगा वह हमें भेजे, मैं उसका चेक करूंगा, जरूर चेक करूंगा। कोई भी हो, वो चाहे एडमिशन लिया हो या न लिया हो, सभी को मैं चेक करके दूंगा। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का भी नया बैच स्टार्ट हो गया है। 30 जून तक जो एडमिशन लेता है उसको मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं। संस्था डिसाइड की है 30 जून तक आप एडमिशन ले ले और इसकी फीस जो समाजशास्त्र है उसकी फीस रुपए 15,000 है। ठीक है, तो आप लोग समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में भी एडमिशन ले सकते हैं। 30 जून तक टाइम है और इसका उत्तर लेखन का। ठीक है, और यह आपके अंदर कभी भी नहीं उठना चाहिए कि दिल ने कहा है दिल से, नफरत हो गई है तुझसे।
इससे मोहब्बत करिए और इतना करिए कि यह पद आपको मिल जाए। ठीक है, अब दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, उत्तर लेखन के कार्यक्रम में। और यूपीएससी ने एक प्रश्न रखा था, पूछा, और उस प्रश्न को हम आपके बीच में लिख रहे हैं और आप लोग बताएं। ठीक है, प्रश्न, ठीक है, आते हैं प्रश्न। चलिए 1 मिनट। प्रश्न, प्रश्न है, क्या वर्तमान समय में सांस्कृतिक पश्चात्ता की थ्योरी वैध है? विवेचना कीजिए। अब मैं इसका प्रश्न की मांग के अनुसार आप लोगों को कर दे रहा हूं उत्तर लेखन, प्रश्न की मांग डिसाइड कर दे रहा हूं। आप लोग लिखिए, जिनके पास हमारा नोट्स है वो जरूर लिखें, जिनके पास नहीं है वह एडमिशन ले, तब उनको चीजें प्राप्त होंगी। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, ये सिलेबस कहां से प्रश्न पूछा गया है यह आपको पता होना चाहिए। तो आपका सिलेबस है आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन से यह प्रश्न आया है। ठीक है, यहां से प्रश्न आपका पूछा है। दोस्तों जब भी विवेचना प्रश्न पूछे कि विवेचना करो, तो उसमें क्या आपको लिखना रहता है। विवेचना में आपको जो तथ्य पूछा गया है उस तथ्य का तर्क वितर्क पूर्वक आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तर्क वितर्क पूर्वक जांच करनी है। राइट, विवेचना में आपको कुछ नहीं करना है, तर्क वितर्क पूर्वक आपको जांच करनी है। ठीक है, तर्क वितर्क पूर्वक आप जांच करिए, विवेचना में ये आपका कार्य होना चाहिए। अब हम आते हैं प्रश्न की मांग क्या है, और उस प्रश्न की मांग को आप लोग अब देखिए। प्रश्न की मांग, ठीक है, आपसे पूछा क्या वर्तमान समय में सांस्कृतिक पश्चात्ता की थ्योरी वैध है। तो यहां पर एक कीवर्ड आया, सांस्कृतिक पश्चात्ता। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको सांस्कृतिक पश्चात्ता को समझाना है। सांस्कृतिक पश्चात्ता को आपको बता देना है। कितने परसेंटेज सांस्कृतिक पश्चात्ता को समझाना है, 20%। 20% आपको सांस्कृतिक पश्चात्ता को समझाना है। फिर यह पूछा कि क्या वर्तमान समय में यह थ्योरी वैध है। तो आप जो है वर्तमान समय में वैध कैसे, उदाहरण सहित यह आपको 60% समझा देना है। और वैध कैसे नहीं, वैध कैसे नहीं, यह आपको 20% समझा देना है। अब आपका यह उत्तर लेखन कंप्लीट हो गया। यह उत्तर लेखन कंप्लीट हो गया। क्या प्रश्न पूछा, क्या वर्तमान समय में सांस्कृतिक पश्चात्ता की थ्योरी वैध है, विवेचना कीजिए। तो आपने क्या काम किया, सिलेबस आपको पता चल गया कि आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन। अब आपको प्रश्न के सेट्स को समझना है। तो यह पता चल गया कि विवेचना में आपको क्या लिखना है, तथ्य का तर्क वितर्क पूर्वक जांच करना है। तर्क और वितर्क दोनों।
फिर आपने सांस्कृतिक पश्चात्ता की थ्योरी, आपसे एक कीवर्ड है, उसको आपने 20% में समझाया। अब तर्क देना है कि वर्तमान समय में यह वैध कैसे, 60% बता दीजिए। वितर्क में वैध कैसे नहीं, 20%। आपका यह बेस्ट उत्तर मॉडल हो जाएगा और आपको इस पर नंबर अच्छा खासा दे दिया जाएगा। देख लीजिए, ये आपका उत्तर लेखन की प्रक्रिया होनी चाहिए, राइट। देखिए दोस्तों, उत्तर लेखन नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। एक दिन में 6 घंटे के उत्तर लेखन की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। 6000 शब्द संभव तभी हो सकता है जब लगातार कार्य करेंगे। वॉच मिनट टाइम, ये भी आपको लगाकर पढ़ाई, आपको उत्तर लेखन करना होगा। एक समय रहेगा कि आप आधे घंटे में उत्तर लेखन करेंगे एक प्रश्न को, और एक समय ऐसा आएगा जब बार बार आप अभ्यास करेंगे तो 8 मिनट में आ जाओगे। धीरे 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 धीरे। एक यूपीएससी ने नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा, अब हम उस पर आते हैं। प्रश्न है कि क्या सामाजिक आंदोलन, 1 मिनट, क्या सामाजिक आंदोलन कार्यसूची में प्रगतिशील एवं साधनों में आदिम होते हैं? व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए। क्या करना है? व्याख्या कीजिए। अब जब भी आपसे पूछे दोस्तों व्याख्या कीजिए, तो आपको लिखना क्या है? व्याख्या कीजिए जब भी आपसे पूछे तो लिखना क्या है? तो व्याख्या कीजिए जब भी पूछे तो आपको कुछ नहीं, जो भी जटिल चीजें हैं, जटिल तथ्य को इस तरीके से समझाना कि वह आपको क्या लगे, सरल लगे, वह आपको बिल्कुल समझ आए। जटिल तरीकों को इस तरह समझाना कि वह समझ आ जाए। ठीक है, ये आपका प्रक्रिया होना चाहिए। ये सिलेबस कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिलेबस से प्रश्न पूछा। तो सिलेबस जो है, यह प्रश्न आपका सामाजिक आंदोलन से पूछा। कहां से पूछा? यूपीएससी ने सामाजिक आंदोलन से। देखिए, ये मैं प्रश्न का ईयर क्यों नहीं बता रहा हूं, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल मेथड है कि आप लोग जाकर बैठकर ये ढूंढे, तलाशे कि यह प्रश्न आपके कौन सी ईयर में पूछा। जब आप इसको तलाशेंगे तो उसके साथ साथ आप कुछ और प्रश्न को देखेंगे और इससे आपकी जो कार्य करने की तीव्रता है वह बढ़ेगी। तो कुछ चीजों के पीछे राज होते हैं, वो जानना चाहिए। अब प्रश्न की मांग क्या है ये हमको पता होना चाहिए कि प्रश्न की मांग क्या है। प्रश्न की मांग, तो दोस्तों प्रश्न की मांग में सर्वप्रथम आपको सामाजिक आंदोलन की परिभाषा ठीक है, वह 10% समझा देना है।
पूछा क्या है, क्या सामाजिक आंदोलन कार्य सूची में प्रगतिशील एवं साधनों में आदिम होते हैं, व्याख्या कीजिए। व्याख्या में मैंने बताया जटिल तरीकों को ऐसे समझाना कि वह क्या हो, वह समझ आ जाए, ये कार्य आपको करना है। अब आपने सामाजिक आंदोलन की परिभाषा, पहले एक कीवर्ड क्या है, सामाजिक आंदोलन, तो आपने फर्स्ट स्थान पे उसकी परिभाषा को बताया कि सामाजिक आंदोलन की परिभाषा क्या है। अब आगे आपको देना है कि कार्यसूची में प्रगतिशील एवं साधनों में आदिम आंदोलन की चर्चा, आंदोलन की चर्चा आपको कितने परसेंटेज में करना है, 30%। कितना, 30%। और अन्य प्रकार उस पर आप 60% दे दीजिए। तो क्या सामाजिक आंदोलन कार्य सूची में प्रगतिशील एवं साधनों में आदिम होते, व्याख्या करिए। तो इसमें आप सामाजिक आंदोलन की परिभाषा 10% दिया, क्या है सामाजिक आंदोलन, और फिर कार्य सूची में प्रगतिशील एवं साधनों में आदिम जो आंदोलन है उसकी चर्चा आपने 30% किया, और कुछ अन्य प्रकार है 60%। अब दोस्तों इन सब का मॉडल उत्तर आपके पेड बैच में मिलेगा, चर्चा होगी, लेकिन यह हम अपने पेड बैच के स्टूडेंट के लिए ये चाहते हैं कि वो लेखन शैली अपना स्टार्ट करें और अच्छे तरीके से लिखें, इसलिए हम आपको ये सब चीजें बता रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका पूछा गया प्रश्न है, क्या वैज्ञानिक विधि, क्या वैज्ञानिक विधि समाजशास्त्र को एक विज्ञान, समाज शास्त्र को एक विज्ञान, 1 मिनट, तो क्या वैज्ञानिक विधि समाजशास्त्र को एक विज्ञान, 1 मिनट, एक विज्ञान बना देती है। क्या प्रश्न पूछा, क्या वैज्ञानिक विधि समाज शास्त्र को एक विज्ञान बना देती है। दुर्खिम की विधि के साथ अपने उत्तर को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। जब भी आपसे पूछे प्रश्न में कि सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, जब भी पूछे सोदाहरण स्पष्ट करें, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्रत्येक जो बात है उसको उदाहरण के साथ रख देना है। प्रत्येक बात को आपको क्या करना है, उदाहरण के साथ रख देना है, ठीक है। अब ये विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति एवं समीक्षा और प्लस दुर्खिम के सामाजिक तथ्य से यह प्रश्न आपका पूछा गया है। सिलेबस में आपका क्या है, अगर देखा जाए तो सिलेबस विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति एवं समीक्षा प्लस दुर्खिम के सामाजिक तथ्य से प्रश्न पूछा गया है।
प्रश्न की मांग पर आते हैं कि प्रश्न की मांग क्या है। प्रश्न पूछा गया, क्या वैज्ञानिक विधि समाजशास्त्र को एक विज्ञान बना देती है? तो पहले तो विज्ञान बताओ। तो विज्ञान एवं वैज्ञानिक विधि को हमको पहला काम समझाना है। तो विज्ञान एवं वैज्ञानिक पद्धति को समझाना कितने प्रतिशत? 20%। फिर पूछा दुर्खिम के विधि के साथ अपने उत्तर को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आपको दुर्खिम के विधि के साथ उदाहरण देना है। दुर्खिम के विधि के साथ उदाहरण देना है। वह कितना प्रतिशत आपको देना है? तो 60%। आपको प्रत्येक बात जो रखनी है वह उदाहरण सहित रखेंगे। विज्ञान एवं वैज्ञानिक पद्धति को समझा रहे हैं तो वह भी एक एग्जाम्पल उसमें रहना चाहिए। प्रश्न क्या पूछा गया है? क्या वैज्ञानिक विधि समाजशास्त्र को विज्ञान बना देती है? दुर्खिम की विधि के साथ अपने उत्तर को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो आपको प्रत्येक बात उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। यह सोदाहरण स्पष्ट करने में आपको लेखन शैली होनी चाहिए। सिलेबस जो है विज्ञान एवं वैज्ञानिक पद्धति समीक्षा और दुर्खिम के सामाजिक तथ्य से पूछा गया। अब देखिए यूपीएससी की खूबी होती है कि हर एक यूनिट का इंटरलिंकेज होता है और वो तैयारी आपको वैसे करनी है। आपका जो राजनीति एवं समाज, कार्य एवं आर्थिकी जीवन, हर एक टॉपिक को आपको पढ़ने के लिए आपको चिंतक के साथ जोड़ने की कला आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। अगर यह कला नहीं है तो वह आपके लिए नुकसानदायक होता है। यह भी आपके मन मस्तिष्क में तनिक भी उपज नहीं होनी चाहिए कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अलग है। हर एक दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यूपीएससी आपसे कई प्रश्न फर्स्ट पेपर को सेकंड पेपर से जोड़ से पूछता है और सेकंड पेपर को भी फर्स्ट पेपर के साथ जोड़कर पूछता है। तो आपके प्रश्न के मांग में विज्ञान एवं वैज्ञानिक पद्धति को समझाना, दुर्खिम के विधि के साथ उदाहरण 60% और आलोचना जो है वह आपको आलोचना 10% आपको दे देना है। कितना? 10%। आपको आलोचना कितना परसेंटेज देना है? 10%। ठीक है, तो ये आपके अंदर कला होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब आपके ये प्रक्रिया है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट प्रश्न, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न यूपीएससी ने अभी आपको बोला, देखिए हम रख रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न अब आपके बीच में ऐसे ही रख रहे हैं। प्रश्न है आपका क्या? भारतीय समाज से उपयुक्त उदाहरणों के साथ, ठीक है, भारतीय समाज से उपयुक्त उदाहरणों के साथ डाटा एकत्रीकरण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों के बीच विभेदन कीजिए।
अब यह प्रश्न कहां से पूछा गया है, सिलेबस इसका क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी आपसे कोई भी प्रश्न सिलेबस से बाहर नहीं पूछ रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। और आप देख भी रहे हैं कि कोई प्रश्न आपसे बाहर नहीं पूछ रहा है। तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक जो पद्धति है, एक टॉपिक वो हो गई, दूसरी टॉपिक डाटा एकत्रीकरण की जो तकनीक होती है वो। तो दो टॉपिक से पूछा और यहां पर दे दिया भारतीय समाज से उपयुक्त उदाहरण, तो सेकंड पेपर इसमें आपको ऐड कर दिया है। तो अब आप लोग सोचिए, फर्स्ट पेपर का प्रश्न सेकंड पेपर से ऐड किया है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न की मांग क्या है, अब हम उस पर आते हैं कि प्रश्न क्या मांग कर रहा है। तो आपसे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि भारतीय समाज से उपयुक्त उदाहरण के साथ डाटा एकत्रीकरण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक तकनीक। तो पहली चीज तो आपको यह बताना है कि डाटा एकत्रीकरण को आप समझाइए, आखिरकार इसका महत्व क्या है। तो आपको यह डाटा एकत्रीकरण का महत्व, पहला डाटा एकत्रीकरण का, क्योंकि फर्स्ट कीवर्ड आपका ये है डाटा एकत्रीकरण, तो डाटा एकत्रीकरण के महत्व को आप 10% दे दीजिए। 10% डाटा एकत्रीकरण का महत्व क्या है, इसके विषय में आपको चर्चा कर देनी है। फिर उसके बाद सेकंड कीवर्ड मात्रात्मक एवं गुणात्मक जो पद्धति है उसको आपको स्पष्ट करना है ना। तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक पद्धति को स्पष्ट करना तथा अंतर, ठीक है। यह प्रक्रिया आपका 50% होना चाहिए। तो अब देखिए, भारतीय समाज से उपयुक्त उदाहरण के साथ डाटा एकत्रीकरण की मात्रात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों के बीच विभेदन कीजिए। तो फर्स्ट कीवर्ड डाटा एकत्रीकरण, इसके महत्व को बता दिया। फिर मात्रात्मक एवं गुणात्मक पद्धति क्या है, तकनीक क्या है, उसको स्पष्ट किया और उसके बीच अंतर किया, ठीक है। फिर उसके बाद भारतीय समाज के उदाहरण, भारतीय समाज में कहां उदाहरण आपको दिख रहा है, उस भारतीय समाज के उदाहरण आप बता दीजिए। 50, 10, 60, 40, 100, 40% आपका बेस्ट मॉडल उत्तर हो गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत जरूर कमेंट करें और अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना, फेसबुक पे लगाना। आपके लिए कार्य पद्धति हो रही है, आपके लिए मेहनत हो रही है, तो आशा जरूर करता हूं कि जिस प्रकार भावनात्मक रूप से हम आपसे जुड़े हैं उसी तरीके से आप भी हमसे जुड़े। अगर हम कहीं पर कमी करें आपके लिए तो जरूर देखिए, ये पेड बैच है लेकिन मैं फिर भी बहुत कुछ कार्य कर देता हूं अपने फ्री वालों के लिए, ठीक है। हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम कमाए, ये 1199 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं रखी गई है। बहुत लोग बहुत ज्यादा फीस रखे, आप लोग देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम बिजनेस आपके साथ नहीं कर रहे हैं, ये चीज आपको मैं बता दे रहा हूं। चलिए, अब आपसे एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछा, उस पर अब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि प्रश्न था, क्या सामाजिक गतिशीलता, क्या सामाजिक गतिशीलता स्तरीकरण की संवृत्त, किसी को अर्थ पता हो संवृत्त का जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो क्या सामाजिक गतिशीलता स्तरीकरण की संवृत्त प्रणालियों से संभव है, संवृत्त प्रणालियों से संभव है?
क्या सामाजिक गतिशीलता स्तरीकरण की संवृत्त प्रणालियों से संभव है? अनुसंधान कार्य से सोदाहरण स्पष्ट करें। अनुसंधान कार्य से सोदाहरण स्पष्ट करें। हमने सोदाहरण स्पष्ट में आपको क्या बताया था कि कोई भी बात आपको उदाहरण के साथ रखना है। कोई भी बात आपको कैसे रखना है? उदाहरण के साथ। आइए प्रश्न की मांग पर आते हैं। क्या प्रश्न की मांग है? प्रश्न की मांग पर आते हैं। तो क्या सामाजिक गतिशीलता स्तरीकरण की संवृत्त प्रणालियों से संभव है? ठीक है, संवृत्त प्रणालियों से संभव है। अनुसंधान कार्य से सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। संवृत्त का अर्थ किसी को पता है? किसी को पता हो तो जरूर कमेंट करिए। हम आपके कमेंट की इंतजार करेंगे, देखेंगे कि क्या आप शब्दकोश से परिचित हैं। बाकी इसकी चर्चा मैं अपने पेड बैच में करूंगा। तो दोस्तों, इसमें स्तरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता पूछ रहा है। क्या सामाजिक गतिशीलता स्तरीकरण की संवृत्त प्रणालियों से संभव है? तो आपको पहली चीज ये बताना है कि स्तरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता क्या है। स्तरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता आपको 20% समझा देना है। पूछ रहा है संवृत्त प्रणाली स्तरीकरण की, तो आपको खुली एवं बंद व्यवस्था को भी आपको समझाना है 20%। खुली एवं बंद व्यवस्था को समझाना 20% है। अब पूछ रहा है संवृत्त प्रणाली, तो बंद व्यवस्था, ठीक है, बंद में गतिशीलता को उदाहरण से स्पष्ट करना। यह आप 40% करिए, ठीक है, और आलोचना 20%। आपका सभी लोग संवृत्त का अर्थ जरूर बताना। बाकी मैं तो काफी कुछ चीजें बता ही दिया हूं। तो क्या सामाजिक गतिशीलता स्तरीकरण की संवृत्त प्रणालियों से संभव है? अनुसंधान कार्य से सोदाहरण स्पष्ट करें। सभी से यह जरूर मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर इसको लिखकर सभी प्रश्नों को भेजेंगे। मेहनत कर रहा हूं तो उस मेहनत का फल आप ही लोग दोगे और कोई नहीं। तो क्या सामाजिक गतिशीलता स्तरीकरण की संवृत्त प्रणालियों संभव है? अनुसंधान कार्य से सोदाहरण स्पष्ट करिए। प्रश्न की मांग स्तरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता को 20% देना है, ठीक है। स्तरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता, क्योंकि वो कीवर्ड है। खुली एवं बंद व्यवस्था को आपको समझा देना है। खुली और बंद व्यवस्था क्या है? 20%। और बंद में गतिशीलता को उदाहरण से स्पष्ट करें कि बंद में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। और आलोचना 20%। आपका यह प्रश्न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट प्रश्न, एक यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा, कुटुंब विकास की संकल्पना के संदर्भ में कुटुंब विकास की संकल्पना के संदर्भ में, ठीक है, कुटुंब विकास की संकल्पना
के संदर्भ में परिवार, 1 मिनट, तो कुटुंब विकास की संकल्पना के संदर्भ में परिवार और कुटुंब में, हाँ, परिवार और कुटुंब विकास की संकल्पना के संदर्भ में परिवार और कुटुंब में विभेदन कीजिए। परिवार और कुटुंब में विभेदन कीजिए। अब ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि कहां से प्रश्न पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, यह प्रश्न आपका परिवार और गृहस्थी से पूछा गया प्रश्न है। और हम आते हैं प्रश्न की मांग पर कि प्रश्न आखिरकार आपसे क्या मांग कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कुटुंब विकास की संकल्पना के संदर्भ में परिवार और कुटुंब में विभेदन करना है। तो पहले आपको कीवर्ड परिवार एक दिख रहा है और कुटुंब दिख रहा है। तो हम क्या काम करते हैं, परिवार को परिभाषित कर दे रहे हैं और फिर कुटुंब को परिभाषित कर दें और दोनों में अंतर कर दें या 40% काम कर दें। परिवार को परिभाषित कर दें, फिर कुटुंब को परिभाषित कर दें। कुटुंब की परिभाषा क्या है, और फिर दोनों में अंतर या हम 30% कार्य, 30 क्या 40% हम कार्य करते हैं। आज मैं 6वां क्लास लेने जा रहा हूँ, ये तो थक भी गए हैं लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, चलता है। ठीक है, 40%। अब कुटुंब के, अब जो है कुटुंब विकास के कारण क्या है, कुटुंब विकास हो रहा है तो उस संकल्पना के संदर्भ में, तो कुटुंब विकास के कारण एवं परिवार से भिन्नता, कुटुंब विकास के कारण और यह कुटुंब जो है परिवार से कैसे भिन्न है, तो परिवार से भिन्नता, इसको हम 40% दे दें। और फिर कुटुंब के महत्व में जो वृद्धि हो रही है, कुटुंब के महत्व में जो वृद्धि हो रही है उसको हम 10% दे दें। ठीक है, तो आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। क्या पूछा, कुटुंब विकास की संकल्पना के संदर्भ में, अर्थात कि कुटुंब जो विकास कर रहा है उसके संकल्पना के संदर्भ में परिवार और कुटुंब में विभेदन कीजिए। तो पहले आप परिवार को परिभाषित कर दीजिए कि परिवार है क्या, फिर कुटुंब को परिभाषित कर दीजिए और फिर उसके बाद दोनों में अंतर कर दीजिए। फिर कुटुंब विकास की संकल्पना में तो कुटुंब विकास के कारण क्या है, कैसे हो रहा है, और यह कुटुंब जो है परिवार से भिन्नता कैसे है 40%, और कुटुंब के महत्व में जो वृद्धि हो रही है 10%। थोड़ा ये समसामयिकी प्रवृत्ति की चीज है, ये थोड़ा समसामयिकी अर्थात कि करंट अफेयर जिसको कहते हैं उससे संबंधित है। तो ये थोड़ा आपको करंट में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट। देखिए दोस्तों, यही कला आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। आप लोग देखिए कितने हम लोगों ने प्रश्न किए और सभी प्रश्न अच्छे अच्छे से हम लोगों ने किया है। ठीक है, ये तो पूरा अपना बदल दिया। क्या हो गया, ये कौन से लैंग्वेज में आ गया, चाइनीज लैंग्वेज में जैसे आ गया। वैसे भी चाइनीज लैंग्वेज से अब तो हमें ज़्यादा डर लगने लगा है, कहीं चाइनीज लैंग्वेज ऐसा ना बोल दे कि पता चला अर्थ के अनर्थ हो गए और कुछ लोग बात ही करना बंद कर दे।
तो अब ये कौन सा, ये चाइनीज़ लैंग्वेज लग रहा है हमको, क्या हो गया। चलिए हमारा तो काम हो ही गया। तो आप लोग को अगर यह पूरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। पसीने बह रहे हैं, मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा संस्था को ग्रो कराइए, है ना। और जहाँ तक हमसे कोई आपको हेल्प चाहिए तो मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो 8004020005 कॉल के लिए, और 9198120630 व्हाट्सअप नंबर। जो भी आंसर राइटिंग करना सब इस व्हाट्सएप पे भेजिए, हम जरूर आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों को कोई समस्या हो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।